समझ निर्माण होने के लिए चार बातें लगते हैं। एक है जानकारी, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है अनुभव, चौथा है पूर्वानुमान। इन चार बातों से समझ डेवलप होती है। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी ये वामसेवक का आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्र लीग बनाए। भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का पहला उद्देश्य है आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। पहला उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने काम करना चाहिए, क्योंकि जिन जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के जो आंदोलन चलाए वो आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गए। तथागत बुद्धा का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, सम्राट अशोक का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, बृहद्रथ का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, हरिचांद जी गुरुचांद जी ठाकुर का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का आंदोलन और क्रांतिवीर भगत सिंह का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। हमारे महापुरुष जाने के बाद भी आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, उनकी पीढ़ी में समाप्त हुआ। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी आंदोलन वामसेवक का आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने छात्रों के 5 संगठन बनाए। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, घर घर में नेता है जिनको आप नेता कहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पुनः करार की वजह से ये दलाल और भड़वे पैदा हुए, आप उनको नेता कहते हो। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, नेतृत्व का अभाव है। हमारे महापुरुष समाज के नेता नहीं थे, नेतृत्व थे, इस वजह से समाज को न्याय मिला। एक होता है इमेज बेस्ड लीडरशिप, एक होती है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड लीडरशिप झबे वाली होती है, वो अनपढ़ होगा, 4-5 लोग अपने साथ में रखता है, झबा पहनता है, बन गया नेता। इमेज बेस्ड लीडरशिप से हमारे समाज का सत्यानाश हुआ। हमारे समाज को नॉलेज बेस्ड लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो है इस देश में नॉलेज बेस्ड लीडरशिप निर्माण करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये छात्र लीडरशिप की फैक्ट्री है। ये छात्र जो है ना, ये लीडरशिप की फैक्ट्री है, यहां से लीडरशिप पैदा होगी। छात्र संघ क्यों बनाया? पहला उद्देश्य आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। दूसरा उद्देश्य समाज की समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है। जिनको आप अपना नेता मानते हो उनकी उम्र 60 के ऊपर है, 10 साल में मरने के कगार पर आ जाएंगे। मायावती जी की उम्र 60 के ऊपर, मुलायम सिंह जी की उम्र 60 के ऊपर, नीतीश कुमार जी की उम्र 60 के ऊपर, लालू प्रसाद जी की उम्र 60 के ऊपर, शरद यादव जी की उम्र 60 के ऊपर, जीताराम मांझी जी की उम्र 60 के ऊपर, रामविलास पासवान जी की उम्र 60 के ऊपर, शोभू सोरेन की उम्र 60 के ऊपर, अर्जुन मुंडा की उम्र 60 के ऊपर, शरद पवार की उम्र 60 के ऊपर, रामदास अठौले की उम्र 60 के ऊपर, प्रकाश अंबेडकर जी की उम्र 60 के ऊपर, जिनको समाज अपना नेता मान रहा है उनकी उम्र 60 के ऊपर है। 10 साल बाद वो मरने की कगार पर आएंगे। तो 10 साल में अगर मान लीजिए अगर ये मरने की कगार पर आए हैं तो 10 साल में समाज में बहुत बड़ी लीडरशिप की खाई निर्माण होने जा रही है, जिनको आप नेता मानते हो। और इनके बेटों की औकात राज्य संभालने की नहीं, देश कहां से संभालेंगे? मैं जानता हूं, मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं छात्र विंग का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, पूरे देश भर में घूमते रहता हूं। इनके बेटों की औकात अगर राज्य संभालने की नहीं है, देश कहां से संभालेंगे? क्योंकि देश संभालने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए, इनके पास वही नहीं। यहाँ पर जितने भी छात्र उपस्थित है, नौजवान उपस्थित है, बेरोजगार उपस्थित है, उनको एक मौलिक सिद्धांत मैं आज के अधिवेशन के दौरान समझाना चाहता हूँ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय
युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का यह तीसरा वेस्ट बंगाल राज्य अधिवेशन हम मालदा टाउन में ले रहे हैं और इस राज्य अधिवेशन का ये दूसरा सत्र चल रहा है और दोनों सत्र की अध्यक्षता करने जा रहा हूँ। पहले सत्र के विषय है धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर विभाजित करके उत्सव के नाम में मदमस्त करके मूल निवासी समाज के युवा संप्रदाय की रीढ़ तोड़कर शासन करना ब्राह्मणी और ब्राह्मणवादी संगठन का योजनाबद्ध षड्यंत्र है, ये गंभीर चर्चा। दूसरा है शैक्षणिक जागरूकता के साथ साथ विद्यार्थियों में सामाजिक निर्माण करना, यह जन आंदोलन की पूर्व शर्त है, एक मंत्र। तीसरा विषय है वर्तमान उच्च शिक्षा नीति में छात्रों की समस्याएं एवं उपाय बहस। और द्वितीय सत्र के विषय है शिक्षा में निजीकरण करना, देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम करने का पहला चरण, एक विश्लेषण। फिर दूसरा विषय है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था समाज का रीढ़ है, इसे तहस नहस करने पर देश में आसानी से ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम किया जा सकता है, ये गंभीर चर्चा। और एक तीसरा विषय है दूसरे सत्र में निजीकरण और उदारीकरण के कारण आज़ादी के बाद भी देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी और बेरोजगारी है, ये गंभीर चर्चा। साथियों, ये 6 विषय जो है चर्चा में रखे गए हैं। आज देश के हालात और परिस्थिति इतने गंभीर है कि हजारों समस्या तथाकथित आजादी के बाद में निर्माण हुई। आप हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो हजारों समस्या की लिस्ट बनानी होगी और नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेना होगा। हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो हजारों समस्या की लिस्ट बनानी पड़ेगी और नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेना होगा। अगर नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेते हैं और उसका समाधान भी हो जाता है तो दूसरे नंबर की समस्या लाइन पर खड़ी रहेगी। हजारों समस्याएं हैं। साथियों, हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो फिर हजारों समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना होगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है ये 60 या 70 साल तक इंसान जीवित रहता है। आपको मैंने पहले सत्र में ये बातें आपको मैंने बताया। हजारों जो समस्या है ये परिणाम है, कारण नहीं है। हजारों समस्या ये परिणाम है, कारण नहीं है। भारत में हो क्या रहा है, दर्द उंगली को है मलमपट्टी पैर को करने का कार्यक्रम देश में चल रहा है। भूखमरी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, गरीबी है, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म, रोजगार खत्म, एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है, फीस में वृद्धि हो रही है। ये हजारों समस्या है। ये समस्या परिणाम है, कारण नहीं है। कारण और परिणाम में क्या अंतर है, ये आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि हजारों समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए एक गटर है और गटर ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया है। एक गटर है, गटर ओवरफ्लो हुआ, गंदा पानी बाहर आया तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो मट्टी का बांध बांधेगा। आप मट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांध बांधो, पानी में एक गुण होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। फिर पानी दूसरे की तरफ जाएगा, दूसरा भी मट्टी का बांध बांधेगा, फिर पानी तीसरे की तरफ जाएगा, तीसरा भी मट्टी का बांध बांधेगा। समस्या कहाँ पे, गटर में, और समाधान कहाँ पे कर रहे हैं, मट्टी का बांध बांध कर हमारे लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं।
समस्या जो है वो गटर में है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो मट्टी का बांध बांध कर समस्या का समाधान कर रहे हैं। गटर को कोई बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है, जहां से ओवरफ्लो हो रहा है। जो बातें आपको बताई जा रही है, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो है, हम लोग मट्टी का बांध बांधना नहीं चाहते, बल्कि हम लोग गटर को बदलना चाहते हैं, जिस गटर से गंदा पानी बाहर आ रहा है। गटर दिल्ली में है, ओवरफ्लो हुआ है, गंदा पानी बाहर आ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, भूखमरी, नौकरी खत्म, रोजगार खत्म, आरक्षण खत्म, एजुकेशन का निजीकरण, फीस में वृद्धि, प्राइवेटाइजेशन, ये गंदा पानी है। इसीलिए हम मट्टी का बांध बांधने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता अगर मट्टी का बांध बांधना चाहता है तो उसने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जो है गटर को बदलना चाहते हैं ताकि गंदा पानी को ही रोका जा सकता है। तो गटर को बदलने का अभियान इस देश में मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। पहला जो सब्जेक्ट लगाया गया, धर्म, राजनीति, जाति, भारत में दो प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक है रिलीजियस पोलराइजेशन और एक है सोशल पोलराइजेशन। रिलीजियस पोलराइजेशन का अर्थ होता है धार्मिक ध्रुवीकरण और सोशल पोलराइजेशन का अर्थ होता है सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई कौन चला रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी के लोग, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई चला रहे हैं। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो हिंदुत्व मजबूत होगा, अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मजबूत होगा, हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। जो बातें आपको बताई जा रही है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की जो लड़ाई है, ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोग चला रहे हैं। इससे ब्राह्मण मजबूत होगा, हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। हजारों समस्या का समाधान करना चाहते हो, हमें इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई इस देश में चलानी होगी। सामाजिक ध्रुवीकरण क्या है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, हमारी संख्या 52% है, पिछड़ों को लगता है ओबीसी की संख्या 52% है, कमिटमेंट 5% अगर नहीं होगा तो कहां से दिखेगा? मुसलमान इस देश में 10.5% है, लेकिन कमिटमेंट अगर 1% भी नहीं होगा तो मुसलमान कहां से दिखेगा? चौधरी विकास पटेल ओबीसी है, कमिटमेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। प्रेम कुमार विराम कमिटमेंट है, राष्ट्रीय प्रभारी है छात्रों विंग के। चांद मोहम्मद, नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष थे, फिर राज्य प्रभारी बने, प्रिंसिपल थे, मदरसा में नौकरी छोड़ दी, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है। कमिटमेंट है। कुमार कालेजी ओबीसी के है, कमिटमेंट है, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है। आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, आंदोलन कमिटमेंट के आधार पर चलता है। आंदोलन के लिए संख्या की जरूरत होती है। जो बातें आपको बताई जा रही है, तो इसीलिए साथियों कि ये समझदारी हमें होनी चाहिए कि 42 साल से जो नेतृत्व, त्याग और समर्पण वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में आज इतना बड़ा विशाल संगठन हमारे समाज में उन्होंने निर्माण किया। बस 10 साल हम छात्रों को, छात्र नौजवानों को इस वामन मेश्राम साहब के आंदोलन में 10 साल हम लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, उनकी किताबों को पढ़ा। हम लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को नहीं देखा, उनकी किताबों को पढ़ा है। हमने गुरु चांद ठाकुर जी को नहीं देखा, उनके किताबों को पढ़ा है। हमारे महापुरुषों के किताबों को हमने पढ़ा है। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, भगत सिंह को हम लोगों ने देखा नहीं है। जो बातें आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बात है, उनको देखा नहीं, उनके किताबों को पढ़े, पढ़कर आंदोलन चला रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आंदोलन चला रहे हैं। अभी आप लोगों ने सोचा है कि ये अवसर अभी हम लोगों को मिला है, इस आंदोलन को, ये अवसर हम लोगों को मिला है। अगर कांग्रेस बीजेपी के लोग अगर आप लोगों के बीच में
निर्माण करने वाले होते तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, लीडरशिप पैदा की होगी, नहीं की। बीजेपी ने 18 साल राज किया, लीडरशिप पैदा कर सकते थे बीजेपी के लोग, नहीं किए। कम्युनिस्टों ने इस वेस्ट बंगाल में करीबन 30-40 साल तक राज किया, चाहे तो कम्युनिस्ट भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में लीडरशिप पैदा कर सकते थे, नहीं किया। लीडरशिप पैदा होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ये अवसर वामन निशान साहब के कार्यकाल में हम लोगों को मिला। हमने हमारे पुरखों को आंखों से नहीं देखा, उनकी किताबें हम लोगों ने पढ़ी, ये अवसर हम लोगों को मिला। इस अवसर को एक भी छात्रों ने गंवाना नहीं चाहिए। इतिहास बनाने का और फिर से नया इतिहास लिखने का समय आ चुका है। हम लोग उस इतिहास के पात्र होने वाले, हम उस इतिहास के पन्नों में, हम उस इतिहास के पन्ने बनने जा रहे हैं। हमने हमारे पुरखों का इतिहास पढ़कर आंदोलन चलाया। आपका भी इतिहास बनेगा तो आने वाली पीढ़ी आपका भी इतिहास पढ़ेगी, आपका भी इतिहास जानेगी और गर्व से अपने समाज को बताएगी कि मेरा दादा, मेरा बाप मर्द था जिसने इस व्यवस्था को टकराने का काम किया और इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए साथियों जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इन बातों को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और अभी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कोई बात नहीं रखी। मैं दोनों सत्रों के सब्जेक्ट का कंक्लूजन खाना खाने के बाद में, जो खाने के भोजन के लिए जो छुट्टी दी जा रही है, भोजन के बाद में मैं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर बात रखने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने इस सत्र का कंक्लूजन करने के लिए विद्यार्थी मोर्चा क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य मुझे आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी लगा। इसलिए ये बातें आप लोगों को समझाई। इन बातों को ध्यान में रखकर हर छात्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं ने अनुशासन में रहकर, अनुशासित रहकर संगठन में काम करना चाहिए। ऐसा आप लोग करोगे, वो गंभीरता आपके अंदर आप लोग निर्माण करोगे नेतृत्व के प्रति। इस आशा और विश्वास के साथ में आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय हो निवासी, जय हो। चौधरी विकास पटेल ओबीसी कमिटमेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। प्रेम कुमार विराम कमिटमेंट है, राष्ट्रीय प्रभारी है छात्र विंग के। चांद मोहम्मद नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष थे, फिर राज्य प्रभारी बने, प्रिंसिपल थे मदरसा में, नौकरी छोड़ दी, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी। कमिटमेंट है। कुमार कालेजी ओबीसी के कमिटमेंट है, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी। आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, आंदोलन कमिटमेंट के आधार पर चलता है। आंदोलन के लिए संख्या की जरूरत होती है। जो बातें आपको बताई जाए, एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया कि समाज में लाखों संगठन है, अगर लाखों संगठनों को अगर इकट्ठा करना है तो कैसे करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने एक मंच बनाया, उस मंच का नाम है बहुजन क्रांति मोर्चा। और उस मंच के द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत इन लाखों संगठनों को एक मंच पर लाया जा सकता है। हम उनको संदेश दे रहे हैं कि आप अपना झंडा बरकरार रखो, आप अपना डंडा बरकरार रखो, एजेंडा बरकरार रखो, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समाज की कॉमन समस्या है, जैसे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भारत में अमल में ला रहे वो लोग, नौकरियां समाप्त हो रही है, रोजगार समाप्त हो रहा है, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्र नौजवानों की पिटाई हो रही है, आदिवासी की हो रही, शेड्यूल कास्ट की हो रही, ओबीसी की हो रही, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान लिंगायतों की हो रही, मजदूरों की हो रही, कर्मचारियों की हो रही। ये जो समाज की जो कॉमन समस्या है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान जलाया गया है, ये कॉमन समस्या के ऊपर हम लोग एक मंच पर आ सकते हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का मंच बनाया, जिसके द्वारा पूरी परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकल चुकी है। अब कल से परिवर्तन यात्रा साउथ इंडिया में शुरू होगी, तेलंगाना आदिलाबाद जिला से
जिसका मुख्य बिंदु है ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा। फिर दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया कि इस देश में जो मीडिया है वर्तमान में, वो मीडिया जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की रकेल बन चुकी है। जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाती नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई बताती नहीं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से नंबर 1 का मीडिया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को ऑल इंडिया का मीडिया बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है यूनिक मीडिया फाउंडेशन। और सोशल मीडिया पूरे देश भर में खड़ा करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने सोशल मीडिया की टीम को 2 करोड़ रुपए दिए कि भाई ऑल इंडिया का सोशल मीडिया क्या करो। सोशल मीडिया ये इंटरनेट मीडिया है, फ्री मीडिया है, ग्लोबल मीडिया है, मोबाइल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। और हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर 1,29,000 व्हाट्सएप ग्रुप अगर ऑल इंडिया में अगर हम लोग बनाते हैं तो एक ग्रुप में 250 लोग रहेंगे। तो मल्टीप्लाई आप कर दो 1,29,000 ग्रुप, तो ये 3 करोड़ लोग सोशल मीडिया के प्रभाव क्षेत्र में ऑल इंडिया में हम लोग ला सकते हैं। दूसरा और एक प्लान हम लोगों ने बनाया कि जितने भी ऑफशूट विंग है उस ऑफशूट विंग का स्वतंत्र मीडिया होगा, उनके स्वतंत्र पेजेस होंगे, स्वतंत्र अकाउंट होंगे, नेशनल का भी होगा, और हर स्टेट में एक स्टेट का सेपरेट पेज होगा, अकाउंट होगा, जहां से सोशल मीडिया चलाया जाएगा। इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में। इसके 2 सेंटर बनाए, एक महाराष्ट्र में पुणे और साउथ इंडिया में हैदराबाद। अब ये तीसरा एक निर्णय हम लोगों ने लिया, क्योंकि अभी नौकरियां समाप्त हो रही है। अगर नौकरियां समाप्त होगी तो साधन और संसाधन आप कैसे निर्माण करोगे, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए टाइम एंड मनी चाहिए। अगर मनी ही आपके पास नहीं होगा तो आंदोलन कैसे चलाओगे? फिर दुश्मन से सहारा लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दुश्मन सहारा देता है तो जो सहारा देता है वो इशारा करता है, अगर आपने उनका इशारा नहीं माना तो सहारा निकाल देगा, तो आप आंदोलन नहीं चला पाओगे। अब नौकरियां खत्म हो रही है तो पैसा कहां से आएगा आंदोलन में? अगर पैसा ही नहीं आएगा तो आप आंदोलन कैसे चलाओगे? अगर पैसा ही नहीं आएगा तो भविष्य में जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण करना चाहते हो, खुद का टीवी चैनल बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बेरोजगार लोग हैं उनको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, उसका ऑल इंडिया का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको इस संगठन में जोड़ा जाएगा। इसलिए खास करके ये जिम्मेदारी वामन मेश्राम साहब ने, माननीय BL मातन साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई कि ऑल इंडिया का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जाए। इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 2 भाषा में डेली पेपर चलते हैं संगठन के, एक मराठी और दूसरा हिंदी, दैनिक मूल निवासी नायक। 9 भाषा में साप्ताहिक चलते हैं, 2 मैगजीन चलते हैं, एक इतिहास संदेश और दूसरा बहुजनों का बहुजन भारत अंग्रेजी में। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि अगर आंदोलन को जन आंदोलन में अगर परिवर्तित करना है तो हमें साधनों और संसाधनों का निर्माण करना होगा। आज हमसे पूरे देश भर से हम लोग 35 करोड़ रुपया साल में जनरेट करते हैं और 35 करोड़ रुपया समाज का संगठन खड़ा करने के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। आज मूल निवासी बहुजन समाज में इतना बड़ा विशाल ऑर्गेनाइजेशन भारत में अगर वामसे छोड़ा जाए तो इतना बड़ा विशाल संगठन आज भारत में किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी में नहीं है। एक और एक निर्णय वामन मेश्राम साहब ने लिया जिसकी वजह से ये छात्र संघ निर्माण हुआ। ये बातें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि छात्र संघ क्यों बनाया गया। अगर उसकी गंभीरता अगर हमारे छात्रों को अगर नहीं होगी तो छात्र काम नहीं कर पाएंगे, ठीक से ही काम नहीं कर पाएंगे, वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे।
गंभीरता से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, समझदारी डेवलप होती है। हर जानकार व्यक्ति समझदार हो जरूरी नहीं है। जानकारी बहुत है लेकिन समझदारी अगर माइनस में है तो जानकारी माइनस समझदारी वो इंसान नहीं कहलाएगा। समझ निर्माण होने के लिए चार बातें लगते हैं। एक है जानकारी, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है अनुभव, चौथा है पूर्वानुमान। इन चार बातों से समझ डेवलप होती है। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी ये वामसेवक का आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्र लीग बनाए। भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का पहला उद्देश्य है आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। पहला उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने काम करना चाहिए, क्योंकि जिन जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के जो आंदोलन चलाए वो आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गए। तथागत बुद्धा का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, सम्राट अशोक का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, बृहद्रथ का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, हरिचांद जी गुरुचांद जी ठाकुर का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का आंदोलन और क्रांतिवीर भगत सिंह का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। हमारे महापुरुष जाने के बाद भी आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, उनकी पीढ़ी में समाप्त हुआ। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी आंदोलन वामसेवक का आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने छात्रों के 5 संगठन बनाए। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, घर घर में नेता है जिनको आप नेता कहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पुना करार की वजह से दलाल और भड़वे पैदा हुए, आप उनको नेता कहते हो। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, नेतृत्व का अभाव है। हमारे महापुरुष समाज के नेता नहीं थे, नेतृत्व थे, इस वजह से समाज को न्याय मिला। एक होता है इमेज बेस्ड लीडरशिप, एक होती है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड लीडरशिप झबे वाली होती है, वो अनपढ़ होगा, 4-5 लोग अपने साथ में रखता है, झबा पहनता है, बन गया नेता। इमेज बेस्ड लीडरशिप से हमारे समाज का सत्यानाश हुआ। हमारे समाज को नॉलेज बेस्ड लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो है इस देश में नॉलेज बेस्ड लीडरशिप निर्माण करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये छात्र लीडरशिप की फैक्ट्री है। ये छात्र जो है ना, ये लीडरशिप की फैक्ट्री है, यहां से लीडरशिप पैदा होगी। छात्र संघ क्यों बनाया? पहला उद्देश्य आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना, दूसरा उद्देश्य समाज की समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है। जिनको आप अपना नेता मानते हो उनकी उम्र 60 के ऊपर है, 10 साल में मरने के कगार पर आ जाएंगे। मायावती जी की उम्र 60 के ऊपर, मुलायम सिंह जी की उम्र 60 के ऊपर, नीतीश कुमार जी की उम्र 60 के ऊपर, लालू प्रसाद जी की उम्र 60 के ऊपर, शरद यादव जी की उम्र 60 के ऊपर, जीताराम मांझी जी की उम्र 60 के ऊपर, रामविलास पासवान जी की उम्र 60 के ऊपर, शोभू सोरेन की उम्र 60 के ऊपर, अर्जुन मुंडा की उम्र 60 के ऊपर, शरद पवार की उम्र 60 के ऊपर, रामदास अठौले की उम्र 60 के ऊपर, प्रकाश अंबेडकर जी की उम्र 60 के ऊपर, जिनको समाज अपना नेता मान रहा है उनकी उम्र 60 के ऊपर है। 10 साल बाद वो मरने की कगार पर आएंगे। तो 10 साल में अगर मान लीजिए अगर ये मरने की कगार पर आए हैं तो 10 साल में समाज में बहुत बड़ी लीडरशिप की खाई निर्माण होने जा रही है, जिनको आप नेता मानते हो। और इनके बेटों की औकात राज्य संभालने की नहीं, देश कहां से संभालेंगे? मैं जानता हूं, मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं छात्र विंग का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, पूरे देश भर में घूमते रहता हूं। इनके बेटों की औकात अगर राज्य संभालने की नहीं है, देश कहां से संभालेंगे? क्योंकि देश संभालने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए, इनके पास वही नहीं।
यहाँ पर जितने भी छात्र उपस्थित है, नौजवान उपस्थित है, बेरोजगार उपस्थित है, उनको एक मौलिक सिद्धांत मैं आज के अधिवेशन के दौरान समझाना चाहता हूं। अगर हम लोग 10 साल अगर इस आंदोलन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जिनकी उम्र 20 साल की है, 10 साल बाद उनकी उम्र सिर्फ 30 साल की रहेगी। जिनकी उम्र 25 साल की है आज वर्तमान में, 10 साल में उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की रहने वाली है। जिनकी उम्र 30 साल की है, 10 साल बाद उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की रहने वाली है। बूढ़े भी नहीं होने देंगे। और भरी जवानी में हम लोग इस देश के शासन प्रति जमात बनने जा रहे हैं। अगर हम 10 साल अगर आंदोलन में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 10 साल भरी जवानी, ये हम लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन क्या करता है कि वो लीडरशिप को हाईजैक करता है, हाईलाइट करता है, और हाईलाइट किए हुए लीडरशिप को समाज नेता मानता है। जैसे अन्ना हजारे हाईजैक किया और उनको रामलीला मैदान में हाईलाइट किया, रामदेव बाबा को हाईजैक किया, उनको रामलीला मैदान में हाईलाइट किया, कन्हैया कुमार को हाईजैक किया और उनको रामलीला मैदान में उनको कन्हैया कुमार को हाईलाइट किया। तो दुश्मन क्या करता है, वो हाईजैक करता है और हाईलाइट करता है, और समाज हाईलाइट किए हुए लीडरशिप को अपना नेता मानता है। अगर 10 साल अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इस आंदोलन में, तो हम लोग देश चलाने लायक बन सकते हैं, देश चलाने वाले लोग रहेंगे। ये हम लोग ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके उदाहरण हमारे पास में है। तथागत बुद्धा ने जब घर छोड़ा उम्र 29 साल की थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 21 साल की थी। छत्रपति शाहू महाराज ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 26 साल की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया उम्र 25 साल की थी। बिरसा मुंडा शहीद हुए उम्र 25 साल और भगत सिंह शहीद हुए उम्र 23 साल। हमारी उम्र के लोगों ने दुनिया में परिवर्तन लाया। हम लोग कर सकते हैं, और मैं ये 200% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हम लोग कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग छात्रों को तैयार करने के लिए 4 ट्रेनिंग चलाते हैं साल भर में। पहला ट्रेनिंग है कि समाज का काम क्यों करना चाहिए। जो समाज के हर व्यक्ति में जो सवाल है कि भाई समाज ने हमको क्या दिया जो हम समाज का काम करें, उसके लिए एक ट्रेनिंग चलाते हैं, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। क्या इतिहास एवं विचारधारा का प्रशिक्षण शिविर 5 दिन का चलाते हैं। वामन मेश्राम साहब 5 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, मैं 3 दिन का लेता हूं। फिर काम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, समझ में आने के बाद कैसे करना चाहिए, उसका भी ट्रेनिंग चलाते हैं। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप, संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर। ये भी मेश्राम साहब 5 दिन का लेते हैं, मैं 3 दिन का लेता हूं। फिर और एक ट्रेनिंग हम लोग चलाते हैं, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर। ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को हम लोग तैयार करते हैं। वो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लेते हैं संगठन की ओर से। और एक नया प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने डेवलप किया, उसका नाम है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व का प्रशिक्षण शिविर। आने वाले दिनों में हम लोग पूरे देश भर में करीबन हर जाति समुदाय में एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र नौजवानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए नेतृत्व का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग 10 साल अगर इस आंदोलन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में साथियों हम लोग इस देश के चालक और मालक रह सकते हैं, देश चलाने वाले लोग रह सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को अभी 10 साल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। 2019 चल रहा है, 2029 तक हम लोग इस देश के शासक रह सकते हैं। ये देश हमारे नियंत्रण में रह सकता है, क्योंकि वामन मेश्राम साहब उम्र 18 से आंदोलन का काम कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड है। 365 दिन चलते रहते, क्योंकि नेतृत्व निर्माण होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। हमारे लोगों को इसकी गंभीरता नहीं है नेतृत्व की। दुनिया में सफलता के 3 बातें बताए।
पहली बात है सफलता जो दुनिया में मिली, पहली बात है शक्ति संगठन की होनी चाहिए, नंबर 2 समर्थन जनता का होना चाहिए, नंबर 3 दावपेच नेतृत्व के होनी चाहिए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अभी सरकार जो महाराष्ट्र में जो सरकार का जो नौटंकी चल रहा है आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। पहले शिवसेना बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, फिर शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये तीनों मिलकर सरकार बनाने वाले थे। फिर बाद में फिर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 8 बजे जब लोग सो के उठते हैं तो उन्होंने शपथ विधि ले लिया। ये घटना होने के कुछ दिन पहले ही वामन मेश्राम साहब ने कहा था कि बीजेपी को शिवसेना साथ दे या ना दे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होने वाला है। फिक्सिंग है स्थिति, दूरदृष्टि चाहिए। जो बातें आपको बताई जा रही तो दावपेच जो है वो नेतृत्व के होने चाहिए। दुश्मन के षड्यंत्रों को समझकर अपनी समाज को आजाद कराने वाली रणनीति बनाने वाला नेतृत्व होना चाहिए। 42 साल आज उनके पास दूरदृष्टि है। नेतृत्व के प्रति क्यों गंभीरता होनी चाहिए जानते हो? ये जितने भी महापुरुष है ना, महापुरुष जब पैदा होता है तो समझदारी आने के लिए 25 साल निकल जाते हैं। महापुरुष जब पैदा होता है तो समझदारी आने के लिए 25 साल निकल जाते हैं और 25 साल बाद वो आंदोलन शुरू करता है। तो कम से कम 35 साल 40 साल तक आंदोलन चलाता है। फिर उसकी उम्र हो जाती है 65 साल की। 65 साल बाद आदमी थक जाता है, मर भी जाता है। वो पहले पुराने लोग थे जो 100 साल तक जीते थे, अभी जीने वाले नहीं है 100 साल तक। फिर और कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर समझ आने में 25 साल निकल जाते हैं, फिर और वो 25वें साल में आंदोलन शुरू करता है, फिर और 30-35 साल काम करता है, 40 साल काम करता है, फिर वो भी मर जाता है और कोई तीसरा महापुरुष पैदा हो जाता है। और पैदा होने के बाद अक्ल आने के लिए और 25 साल लग जाते हैं, फिर और आंदोलन शुरू करता है। क्या ये गंभीरता है हमारे समाज के लोगों में? जो बातें ये कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ इसकी क्या गंभीरता हमारे समाज के लोगों को है? नेतृत्व निर्माण होने के लिए सालों साल लग जाते हैं और हमारे समाज के लोग जो है इन बातों को ना समझ यानी समझ का अभाव होने की वजह से अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं और सत्यानाश कर बैठते हैं। ये छात्रवृत्ति जो बनाया गया इसका उद्देश्य जो है लीडरशिप का निर्माण करना, नेतृत्व का निर्माण करना। आज आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। आज मुझे सुन रहे